Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार साथियों, विनय कोचिंग पंचशाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने शब्द विचार की चर्चा की थी और इसी शब्द विचार को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले जो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी शब्द विचार, तो क्या होता है शब्द विचार, इसकी जानकारी हमने ले ली है। अब बात करेंगे हम इसी शब्द निर्माण की बात करेंगे कि शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे शब्द बनते हैं, कैसे निर्माण कैसे हुआ। तो अगर हम बात करें निर्माण की तो इनके आधार हम लेते हैं चार। शब्दों का निर्माण चार रूपों से होता है, अर्थात कोई भी शब्द जिनका निर्माण करना हो, बनाना हो, तो कोई ना कोई आधार होता है और ये आधारभूत बिंदु चार हैं, आधार चार हैं। सबसे पहले संधि के द्वारा शब्दों का निर्माण, उसके बाद समास के द्वारा शब्द निर्माण, उसके बाद उपसर्ग के द्वारा, और नंबर चार है प्रत्यय के द्वारा। तो विद्यार्थियों, हम आज शब्द निर्माण की चर्चा करेंगे कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है और इनके लिए कौन कौन से आधारभूत बिंदु हैं। तो सबसे पहले है संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा। तो विद्यार्थियों, कि पिछली क्लास में हम शब्द विचार पढ़ रहे थे कि शब्दों का हमने वर्गीकरण किया था, अर्थ के आधार पर शब्द, प्रयोग और रचना के आधार पर शब्द और उत्पत्ति के आधार पर शब्द, और लास्ट में हमने किया था विकार के आधार पर शब्द। उसी शब्द प्रक्रिया में हम अभी निर्माण की बात कर रहे हैं कि शब्दों का निर्माण कैसे हुआ। और यही चार जो बिंदु हैं आपके पटवार सिलेबस में भी हैं और रीट सिलेबस में भी हैं। तो मैं विद्यार्थियों को फिर से कह रहा हूँ कि ये पटवार के लिए भी हैं और रीट के लिए भी हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले बिंदु है संधि की, फिर उसके बाद में समास, उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा करेंगे। तो रीट के विद्यार्थियों के लिए भी है और पटवार के विद्यार्थियों के लिए, जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना भविष्य पटवार में देख रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी हैं, और जो टीचर बनना चाहते हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बिंदु आवश्यक है। तो अतः विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले संधि। क्या होती है संधि, किसे कहते हैं संधि? जिनको संधि समझ में आ गई, समझ लो उसके लिए आधा कार्य संपन्न हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संधि। ध्यान से देखना, क्या होती है संधि, किसे कहते हैं संधि, और अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट भी करते जाना। संधि, संधि शब्द सम धन धी से मिलकर बना है। संधि शब्द सम धन धी से मिलकर बना है, जिसमें अगर इस संधि शब्द के अर्थ की बात करें तो संधि शब्द का अर्थ है जोड़, योग, मेल, समझौता। ध्यान देना विद्यार्थियों, संधि शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे जोड़ है, योग है, मेल है और समझौता है। संधि विच्छेद की बात की हमने, तो इन दोनों शब्दों के बीच यहाँ एक संधि होती है, उसका नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो संधि शब्द में व्यंजन संधि है। संधि शब्द का अर्थ है जोड़, योग, मेल या समझौता। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संधि शब्द का विलोम क्या होता है। विलोम शब्द की बात करेंगे हम। बहुत बार आरएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पटवार में पूछा गया प्रश्न है, रीट में पूछा गया प्रश्न है कि संधि शब्द का विलोम क्या होता है। तो संधि शब्द का विलोम शब्द होता है विच्छेद या विग्रह। दोनों ही मान्य हैं, विच्छेद भी है और विग्रह भी है। संधि शब्द का विलोम होता है विच्छेद कह दो या विग्रह कह दो। अब बात करते हैं
कि यहाँ संधि, व्यंजन संधि सम धन धी, सम शब्द का अर्थ होता है समान रूप से, समान रूप से, और धी का अर्थ होता है धारण करना, धारण करना, समान रूप से धारण करना। विद्यार्थियों ध्यान से ध्यान देखना एक बार। संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़, योग, मेल, समझौता। अगर विलोम की बात करें विच्छेद या विग्रह। संधि विच्छेद की बात करें सम धन धी। इस शब्द में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। सम का अर्थ होता है समान रूप से, धी का अर्थ होता है धारण करना। तो अगर परिभाषा की बात करें तो ध्यान देना, बहुत सी बुकों में आपको भ्रमित परिभाषा मिलेगी, या आप ध्यान दें, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल होगा, उनसे कोई ना कोई विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना, परिवर्तन होना। यहाँ दो वर्णों के मेल की बात होगी। यहाँ दो वर्ण कोई भी हो सकते हैं, दो स्वर भी हो सकते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन भी हो सकता है, या फिर दोनों ही व्यंजन भी हो सकते हैं, और उनमें कोई ना कोई विकार आए, इसी विकार का नाम ही क्या है? संधि है। जैसे हम बात करें, जैसे हिम धने आलय, हिम धने आलय। देखो विद्यार्थियों, इस धन से पहले वाला वर्ण है मैं, और धन के बाद वाला वर्ण है आ। इस मैं में ऐ स्वर है और आगे आ स्वर है, इन दोनों के योग से आ बना दिया हमने। यहाँ हमने मैं में से ए बाहर निकाल लिया था, तो पीछे आधा मैं रह गया, और आगे हमने एक स्वर बना लिया आ, तो आगे केवल लय रह गया, और इस आ स्वर की मात्रा को मैं में लगा देना है, और शब्द बन जाएगा हिमालय। ऐसे ही शते धने जने। देखो विद्यार्थियों, धन से पहले तय हलंत है अर्थात व्यंजन है, और धन के बाद भी व्यंजन है। तो आगे हम संधि में पढ़ेंगे कि कैसे तय का जय बना तो शब्द बन जाएगा सज्जन्य। ऐसे ही विद्यार्थियों, उति धने नति, धन से पहले तय है और धन के बाद न है, और इस तय का हो जाएगा आदान है, और शब्द बन जाएगा उन्नति। इसको भी हम थोड़ा व्यंजन संधि में पढ़ेंगे कि कैसे तय का न होता है। ऐसे ही मन है धने योगे, मन है धने योग। धन से पहले विसर्ग वर्ण अयोगवाह वर्ण है, और धन के बाद व्यंजन है, और यहाँ इन दोनों में एक स्वर का आगमन हो जाएगा, जो हम विसर्ग संधि में पढ़ेंगे, और शब्द बन जाएगा मनोयोगी, शब्द बन जाएगा मनोयोगी। तो विद्यार्थियों, दो वर्णों के मेल से, देखो धन से पहले एक वर्ण है, धन के बाद भी एक वर्ण है, इन दोनों के मेल से जो नया वर्ण बना है, इसी वर्ण का नाम ही क्या है? संधि है। क्योंकि परिवर्तन हुआ है, कोई ना कोई बदलाव हुआ है। यहाँ तय का जय बना है, यहाँ तय का न बना है, और यहाँ इस विसर्ग का ओ बना है, परिवर्तन हुआ है। इसी परिवर्तन का नाम ही संधि है। अगर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगर सर विकार नहीं आए या परिवर्तन नहीं आए, तो वो अलग मैटर है, वो भी चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विकार नहीं हो, तो उसकी भी चर्चा करते हैं। दो वर्णों का मेल और मेल से विकार उत्पन्न नहीं हो। ध्यान दें, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न नहीं हो, दो वर्णों का मेल हो और शब्द बन जाए, शब्द बन जाए। दो वर्णों के मेल हो और शब्द बन जाए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न नहीं हो, विकार उत्पन्न नहीं हो।
तो उसे संयोग कहेंगे, उसे संधि नहीं कहेंगे, बल्कि उसे क्या कहेंगे हम? संयोग कहेंगे। केवल कि दो वर्णों का मेल हो और कोई विकार उत्पन्न नहीं हो। अगर विकार उत्पन्न होता है तो उसका नाम संधि है, अगर विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उसका नाम क्या है? संयोग है। जैसे प्रतिधन दिने, प्रतिधन दिन, धन से पहले और धन के बाद, इन दोनों का योग होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा और शब्द बन जाएगा प्रतिदिन। ऐसे ही दूरे धने अवस्था, और धन से पहले र हलंतर, धन के बाद ऐश्वर है, ऐश्वर की मात्रा रे में लगा दी जाएगी, अर्थात ऐश्वर जैसे ही रे में आएगा रे पूरा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा दुर्वस्था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार हम देखते हैं शब्द शुद्धिकरण में ये शब्द लिखा हुआ आता है और हम ज़्यादातर दुरावस्था ही करते हैं, जो कि गलत है। हम यहाँ ध्यान से देखें, र हलंत है, ऐश्वर है, जैसे ही ए र में जाएगा तो र ही होगा, न कि रा आ नहीं होगा। अगर ये र पूरा होता तो ही आ होता, अन्यथा र ही। तो हमारा ये दुरावस्था नहीं होगा, ध्यान देना इस चीज़ को। शब्द शुद्धिकरण में भी हमसे पूछा जाता है और इसी का नाम क्या है? संयोग है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो यहाँ र को पूरा किया गया है, केवल र में ऐश्वर की लगाई मात्रा तो र पूरा हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ। इसी का नाम क्या है? संयोग है। अगर परिवर्तन हो जाता है तो संधि है और परिवर्तन नहीं होता है तो संयोग है। अब बात करते हैं हम भेद की। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ हम संधि के भेद पढ़ रहे हैं। संधि के भेद, संधि के भेद, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और नंबर 3 है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ध्यान दें विद्यार्थियों, संधि के 3 ही भेद हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि और नंबर 3 है विसर्ग संधि। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि स्वर संधि किसे कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, धन स्वर धन स्वर। ध्यान दें, धन से पहले भी स्वर और धन के बाद भी स्वर, इन दोनों का योग होकर जो स्वर बनेगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। इसी प्रकार व्यंजन संधि में क्या होता है? स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के बाद, अर्थात धन से पहले या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन, और धन के बाद भी कौन होगा? या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, और इनके योग से जो स्वर या व्यंजन बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान दें विद्यार्थियों, धन से पहले यदि स्वर है तो बाद में स्वर नहीं आएगा। धन से पहले अगर स्वर आ गया है तो बाद में स्वर नहीं आएगा। अगर बाद में स्वर आ जाता है तो एक संधि हमारे सामने पहले से ही है जिसका नाम है स्वर संधि। यदि स्वर है और उसके बाद में व्यंजन आ जाता है तो कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। और धन से पहले व्यंजन और धन के बाद या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। व्यंजन के बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन के बाद व्यंजन भी हो सकता है। इसी का नाम क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। धन से पहले हमेशा ही विसर्ग रहेगा। विसर्ग हमने इनको पढ़ लिया है, यह अयोगवाह वर्ण है। कौन सा वर्ण है? अयोगवाह वर्ण। विसर्ग के बाद या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। धन से पहले हमेशा विसर्ग रहेगा ही रहेगा। विसर्ग संधि की खास पहचान है कि धन से पहले विसर्ग रहेगा और धन के बाद या तो आपको मिलेगा स्वर या मिलेगा आपको व्यंजन, और इनके योग से जो वर्ण बनेगा उसी का नाम क्या है? विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद हो गए? 3। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसके अनुसार? स्वर धन स्वर के अनुसार। व्यंजन संधि स्वर या व्यंजन धन स्वर या व्यंजन। और विसर्ग संधि
विसर्ग, धन, स्वर या व्यंजन। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। किसे स्वर संधि कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। और आइए स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि, ध्यान दें विद्यार्थियों, हमें चर्चा की थी अभी, स्वर संधि में हमेशा स्वरों का ही योग होता है। पहली विशेषता यही है इसकी कि स्वर संधि में किसका योग होता है, स्वरों का योग होता है। तो कौन कौन से स्वरों का योग कैसे कैसे करेंगे हम, तो वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा, तो परिभाषा में आ जाएगा दो स्वरों या स्वर वर्णों के योग से, दो स्वर वर्णों के योग कह दो या मेल कह दो, मेल या योग से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ध्यान देना, दो स्वर वर्णों के मेल, पिछली अभी परिभाषा में हमने पढ़ा है कि संधि किसे कहते हैं, वहां संधि में केवल वर्णों के मेल की बात की थी। यहां पर हम केवल स्वर की बात करेंगे, यहां व्यंजन वर्ण नहीं आएंगे। तो उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। विद्यार्थियों धन से पहले भी स्वर होगा और धन के बाद भी स्वर ही होगा, दोनों तरफ स्वर ही होंगे, इसीलिए इसका नाम है स्वर संधि। तो देखिए कैसे है स्वर संधि। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। हिम धने आच्छादिते, हिम धने आच्छादिते। विद्यार्थियों ध्यान देना, इस धन से पहले आपको केवल स्वर देखना है। देखो धन से पहले यहाँ मैं है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक स्वर है, उसका नाम क्या है, अस्वर है। उसके बाद में आपके सामने कौन सा स्वर है, आस्वर है, और इन दोनों के योग से एक स्वर बनता है, उसका नाम है आस्वर। पीछे हमने ए निकाल लिया था, इसलिए पीछे बच गया आधा में, आगे से हमने आ को निकाल लिया और शब्द बचा हुआ है छादित्य। इस आ स्वर की मात्रा को हलंत वाले वर्ण में लगाना है, मैं का आ मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा माँ, और शब्द बन जाएगा हिमाच्छादित्य, हिमाच्छादित्य। ऐसे ही दोनों तरफ स्वर ही है। ऐसे हम बात करें नर धन ईश, नर धन ईश, धन से पहले रह है, इसका आशय है कि यहाँ भी कोई ना कोई स्वर है, और वो कौन सा स्वर है, अस्वर है। आगे है ईश्वर, और इन दोनों के योग से बनता है ए। इन दोनों का योग करके हमने कौन सा स्वर बना लिया है, ए स्वर। पीछे हमने ए को बाहर निकाल लिया था, तो पीछे बचा हुआ है आधार है, और आगे से हमने ई को निकाल लिया था, तो पीछे बचा हुआ है शय, और इस ए स्वर की मात्रा को हमें रे में लगाना है, तो शब्द बन जाएगा नरेश। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, यहाँ धन से पहले भी स्वर है और धन के बाद भी स्वर है, और इन्हीं का नाम क्या है, स्वर संधि है। इसी के आधार पर हम इन्हीं स्वर वर्णों के आधार पर स्वर संधि के भेद करेंगे, और स्वर संधि के भेद होते हैं विद्यार्थियों 5। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, और स्वर संधि के भेद होते हैं विद्यार्थियों 5। चलिए 5 भेद कौन कौन से होते हैं डिटेल से पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थियों नंबर 2 है गुण स्वर संधि। नंबर 3 है यण स्वर संधि, और नंबर 4 है
वर्धि वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 5 है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ध्यान दें विद्यार्थियों, प्रश्न यहां से 2 बनते हैं। पहला प्रश्न है कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं हमने पढ़ लिया है। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। अगर अब स्वर की बात करें तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 भेद? सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 है गुण स्वर संधि, नंबर 3 है यण स्वर संधि, और नंबर 4 है वर्धि स्वर संधि, और नंबर 5 है अयादि स्वर संधि। विद्यार्थियों, ये ही संधि के 5 भेद होते हैं। कुछ बुकों में यहाँ आप 6 भी भेद पढ़ते हैं, 7 भी पढ़ते हैं, जो संस्कृत के आधार पर पढ़ते हैं। जैसे एक पूर्व रूप भी आता है, एक पर रूप भी आता है, जो हमें नहीं पढ़ना है। हमें केवल और केवल 5 भेद ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के भेदों में बात करेंगे। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थियों, हमने वर्ण विचार पढ़े थे और उन वर्ण विचारों में हमने दीर्घ स्वरों की चर्चा की थी कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर। तो विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर होते हैं आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। ये 3 ही दीर्घ स्वर होते हैं और इन तीनों को आधार मानकर ही हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। तो परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा साधारण सी परिभाषा है, 2 ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकते हैं। स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ध्यान दें, 2 ह्रस्व भी हो सकते हैं, दोनों दीर्घ भी हो सकते हैं। एक ह्रस्व और एक दीर्घ भी हो सकता है। यहां मैंने सीधा लिखा है 2 ह्रस्व या दीर्घ। इसका आशय है दोनों ह्रस्व भी हो सकते हैं, दोनों दीर्घ भी हो सकते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ स्वर भी हो सकता है। और इनके योग से जो उत्पन्न विकार होता है उसी का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। जैसे हम चर्चा करते हैं 2 ह्रस्व और दीर्घ की बात करते हैं। सबसे पहले हम निर्माण करते हैं आ का निर्माण कैसे होता है। ध्यान देना विद्यार्थियों, आ स्वर का निर्माण 4 रूपों से होगा। तो सबसे पहले 2 ह्रस्व स्वर ए और इन दोनों का योग होकर क्या बन जाता है? आ। ऐसे ही ए या आ, एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। ह्रस्व ए स्वर है और दीर्घ आ स्वर है, और इन दोनों का योग होकर भी क्या बनता है? आ बन जाता है। ऐसे ही आ धन ए, और इनका योग होकर भी क्या बनेगा? आई बनेगा। और दोनों तरफ भी अगर दीर्घ स्वर आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। देखो विद्यार्थियों, इस आ वर्ण का, आ स्वर का 4 रूपों के आधार पर, यानी 4 तरीके से निर्माण होता है। धन से पहले ए और धन के बाद भी ए, दोनों का योग हो करें आ। धन से पहले ए और धन के बाद अगर आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ। धन से पहले आ और धन के बाद ए आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ। और धन के पहले और बाद में दोनों तरफ अगर दीर्घ स्वर आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं दूसरे दीर्घ स्वर की बात करते हैं, वो है दीर्घ स्वर ई। ई का निर्माण भी इन्हीं के आधार पर इन 4 रूपों में होता है। वो कैसे होता है? इस प्रकार देखिए, धन से पहले ई और धन के बाद भी ई, और दोनों ही ह्रस्व आ जाए तो क्या बनेगा? दीर्घ ई। इसी प्रकार धन से पहले ई और धन के बाद दीर्घ ई आ जाए तो भी क्या बनेगा?
दीर्घ ई ही बनेगा, और धन से पहले दीर्घ ई और धन के बाद लघु ई यानी ह्रस्व ई आ जाए तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ई, और दोनों तरफ ही दीर्घ ई आ जाए तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। विद्यार्थियों यह ध्यान दें, अगर धन से पहले ह्रस्व है और धन के बाद भी ह्रस्व है और दोनों का योग करें तो दीर्घ बनेगा, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ऐसे ह्रस्व है ई, दीर्घ ई के बाद दोनों का योग हो जाए तो भी दीर्घ ई, ऐसे दीर्घ ई धन ह्रस्व ई दीर्घ ई, और दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। और तीसरा नियम है इसी का, और वो है दीर्घ ऊ का नियम। तो विद्यार्थियों इन्हीं के भी चार ही आधार हैं, वो चार ये हैं। सबसे पहले ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ, इन दोनों का योग होकर भी दीर्घ ऊ बनेगा। ऐसे ह्रस्व ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ धन ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ, और चौथा बनेगा दीर्घ ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, ये आपकी दीर्घ स्वर संधि है जिसमें हमें तीन नियम पढ़ने हैं। पहले आ का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद ई का नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद दीर्घ ऊ का नियम पढ़ेंगे। दोनों तरफ यानी धन से पहले और धन के बाद अगर ह्रस्व है या दीर्घ है तो दोनों का योग होकर हमेशा दीर्घ ही होगा। हमेशा कौन सा वर्ण होगा, दीर्घ वर्ण ही होगा। जैसे आ दीर्घ वर्ण है, जैसे ई दीर्घ वर्ण है, और जैसे ऊ दीर्घ वर्ण है, ऊ दीर्घ वर्ण है, तो इसी का नाम क्या है, दीर्घ स्वर संधि। तो विद्यार्थियों इस टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट क्लास में दीर्घ स्वर संधि के रूप में पढ़ेंगे। इनके उदाहरण देखेंगे कि आ का निर्माण कैसे हुआ, कैसे शब्द बने इसे। ऐसे ही ई का निर्माण आपके सामने है और शब्द बनाकर देखेंगे कि वास्तव में क्या शब्द बनते हैं। ऐसे ही ऊ का निर्माण क्या वास्तव में शब्द बनते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हें पढ़ेंगे।